नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। उनका स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ करके खुद उनकी अगवानी की है, उनको गले से लगाया है। दोनों एक ही गाड़ी में बैठ करके प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री आवास को सजाया गया है तिरंगे झंडों से भी, और जो रूस का झंडा है उससे भी लाइटिंग की गई है। आप जानते हैं कि पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी के बीच एक 1-to-1 रिश्ता भी है, मित्रता भी है, एक समझबूझ भी है। और इंडिया टुडे आज तक ग्रुप के साथ जो इंटरव्यू उनका हुआ है उसमें भी खास तौर से उन्होंने मोदी जी की लीडरशिप की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मुक्त कंठ से जिसको कहते हैं वो प्रशंसा की है। वो करीब 30 घंटे की भारत यात्रा पर आए हैं। कल लगभग इसी समय, रात्रि के समय, उनकी वापसी होनी है रूस। लेकिन इस बीच उनकी बायलैटरल टॉक्स भी हैं हैदराबाद हाउस में। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, वो राजघाट भी जाएंगे। इसके अलावा व्यापारिक समुदाय से भी उनकी चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। बहुत सारे समझौते अलग अलग क्षेत्रों के होने की संभावना है। पूरी दुनिया की निगाहें पुतिन के नई दिल्ली दौरे पर, भारत दौरे पर लगी हुई हैं और इसको बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। भट्ट साहब, अगर हम पुतिन साहब के दौरे की बात करते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में, ख्यालों में आती हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ थोपा, 25% वो और 25% जो सैंक्शन वाली बात कह करके कि साहब ये मैं जुर्माना लगा रहा हूं क्योंकि आप रूस से ईंधन खरीद करके रूस की मदद कर रहे हैं और इस मुनाफे से वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए हैं। अलास्का में वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन साहब की भी मुलाकात हुई थी। दोनों देशों के बीच में व्यापार अभी भी चल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज भी ईंधन और गैस और दूसरे साजो सामान रूस से लगातार खरीद रहे हैं। जो कुछ ट्रंप ने भारत के संदर्भ में कहा और उन्हीं के चलते भारत के साथ उनके संबंध खराब भी हुए, इस बैकग्राउंड के साथ पुतिन की इस यात्रा को आप कितना अहम मान रहे हैं? देखिए, भारत रूस संबंधों को पारंपरिक तौर पर केवल ये देखा जाता है कि रूस हमें सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्ति करता है। इंडिया सोर्सेज इट्स वेपनरी अराउंड 70% फ्रॉम रशिया। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है और आज जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय जियो पॉलिटिकल सीन में जो भारत का जो स्टेटस है, भारत का जो स्तर है, वो भारत जिस तरीके से एक जियो पॉलिटिकल ताकत बन के उभरा है, तो आज तो और इंडिया के बारे में कहा जाता है ये स्विंग स्टेट है, यानी जिसके पक्ष में ये झुक जाता है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो और ये लगातार कहा गया है कि जो रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है इसमें भारत की भूमिका है। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारत की बड़ी भूमिका है कि जो इस वॉर को एंड करा सकता है। और रशिया और यूक्रेन वॉर को अगले वर्ष फरवरी में 4 साल पूरे हो जाएंगे। तो उसको देखते हुए अब रशिया जो है बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री की स्टेज में आ चुका है। वॉर इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। अब यूक्रेन में कुछ बचा नहीं है।
और जिस तरीके से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहा है और यूरोप के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है, उसको लेकर के यूरोप में बहुत बेचैनी है। आपने ध्यान दिया होगा, अभी 2 दिन पहले दिल्ली में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के एम्बेसडर्स ने एक अंग्रेजी अखबार में एक ज्वाइंट ओपेड आर्टिकल लिखा। उसमें उन्होंने पुतिन की बड़ी आलोचना की है यूक्रेन वॉर को लेकर के। और उसको उसके बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बहुत साफ शब्दों में उनको लताड़ा और कहा ये अनएक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य नहीं है और भारत के अंदरूनी मामलों में इस तरह के का दखल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो अब जो है यूरोप, हालांकि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ लगाया कि आप रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। यूरोप ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन यूरोप में भारत के स्टैंड को लेकर के बहुत बेचैनी है कि पुतिन दिल्ली आ रहे हैं तो यूक्रेन वॉर का क्या होने वाला है। और यूरोप की चिंता ये है कि जितनी भूमि पे कब्जा कर लिया है रूस ने, और अमेरिका भी चाहता है कि पीस प्लान के तहत यूक्रेन उस टेरिटरी को भूल जाए और वो टेरिटरी अब रशिया की हो गई। तो ये डर है यूरोप को कि इससे जो है रूस बहुत मजबूत हो जाएगा और भविष्य में जो यूरोप की जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके लिए एक थ्रेट बनेगा। और 90 में सोवियत यूनियन जो पहले यूएसएसआर था, उसके कोलैप्स होने के बाद जिस तरीके से जो अमेरिकन लेड जो यूरोप का मिलिट्री अलायंस है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस ने ईस्टवर्ड पुश किया है। यानी जो फॉर्मर सोवियत यूनियन स्टेट्स थे उनको भी इस नेटो में जोड़ा है, यूरोपियन यूनियन में जोड़ा है। इसका रूस ने सदैव विरोध किया है कि आप अपना जो ईस्टवर्ड पुश है उसको रोक दीजिए, तभी शांति हो पाएगी। तो अब यूरोप को ये रशिया की ये शर्त माननी पड़ेगी। और आपको मालूम ही है कि यूक्रेन का जो ब्लैक सी का जो क्रीमिया पोर्ट है, जो जो सोवियत यूनियन के समय का कम्युनिस्ट रशिया का सबसे बड़ा बेस था, उस पे कब्जा रूस 10 साल पहले कर चुका है। और अब उसने बहुत बड़ी टेरिटरी, मोर देन 50% कब्जा कर ली है यूक्रेन की। और अब तो ये कहा जा रहा है कि रूस वांट्स एंटायर यूक्रेन। तो उस सब को देखते हुए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। वो अलग बात है कि रशिया और इंडिया के बीच में बहुत महत्वपूर्ण समझौते होंगे आर्म्स एम्युनिशन की को लेकर के। और उसमें जो है न्यूक्लियर सबमरीन की लीज भी शामिल है, SU-57 फाइटर जेट भी शामिल है, S-500 भी शामिल है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है पुतिन की। जी, कर्नल साहब आ गए हैं। म्यूट है आप। चौबे सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी। इस समय बिल्कुल नालायकी की पराकाष्ठा हो रही है। इस समय गाड़ी से बैठ के बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत है आपका। आपका आज व्यस्त दिन था और आप कई चैनलों पर रहे हैं, और चूंकि आपका एक कमिटमेंट था इसलिए आप जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं इसके लिए कि आप सफर के बावजूद चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब, पुतिन साहब तो आ गए हैं और गले मिलकर के न केवल प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया हवाई अड्डे पर, बल्कि एक ही गाड़ी में बैठकर के दोनों प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे भी हैं। तो जो सीन हमने चीन में देखे थे कि दोनों एक गाड़ी में बैठकर के 45 मिनट तक चर्चा करते रहे, वो चर्चा उनकी हवाई अड्डे से लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक भी चलती रही और अभी डिनर पर भी दोनों की चर्चा चल रही है। कल सुबह जितने भी कार्यक्रम हैं लगभग दोनों राष्ट्र प्रमुखों के साथ साथ ही हैं। तो अगर मैं एक थोड़ा सा शब्द का इस्तेमाल करूं, जल तो बहुत रही होगी बहुतों की। इस समय राष्ट्रपति ट्रंप भी देख रहे होंगे, यूरोपियन कंट्रीज के लोग भी देख रहे होंगे और उनको पता होगा कि पुतिन साहब की नई दिल्ली यात्रा का महत्व कितना है। जी चौबे साहब। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सिग्नलिंग बहुत बड़ी चीज होती है।
यस। देखिए पुतिन साहब कहानियां गढ़ी होंगी उसकी, फिर वो अचानक और नीचे आने की उनकी प्रक्रिया जो थी वो एक सहज प्रक्रिया नहीं थी, उसमें एक तरीके का जोश था, यूं कहिए एक तरीके से बाल व्रत उतावलापन मुझे वहां देखने को मिला। जी जैसे आप हैं अपने इष्ट मित्र से मिलने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपने आप को बिल्कुल लूजन अप करके, ढीला छोड़ के, आप सब चीजों को दरकिनार करके जिस तेजी से आप आगे बढ़ते हैं, और मोदी जी भी यहाँ से 3-4 कदम आगे बढ़ते हैं रेड कारपेट के ऊपर उनको रिसीव करने के लिए। ये बहुत बड़ी सिग्नलिंग है। आई डोंट नो व्हाई इस चीज को लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जी मैंने जी आज तक पुतिन साहब को किसी भी हवाई जहाज से उतरते हुए इस तरीके से नहीं देखा जो आज देखा है मैंने। तो ये चीज जो है ये दिखने वाली है कि अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि जिस प्रकार से चीन में दोनों नेता पुतिन साहब की गाड़ी में बैठ के जाते हैं, उस समय क्या होता है, मोदी साहब ने पुतिन साहब की सिक्योरिटी डिटेल में अपनी कॉन्फिडेंस को दिखाया, रेसिप्रोकेट किया उसको पुतिन साहब ने, जब उन्होंने भारत में आकर मोदी साहब की सिक्योरिटी डिटेल में अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाया। तो एक तरीके से बड़ा फेथ और बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो दोनों नेताओं ने अपने अपने आप से दुनिया को एक सिग्नलिंग की है कि हमें एक दूसरे के ऊपर कितना ज्यादा फेथ है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको कोई भूले ना कि किस तरीके से ये काम किया गया है। नंबर 2 ओंकार जी, इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है जो कि शायद दर्शकों की निगाह से थोड़ा सा छुप गया था। एक जी डेट है जो कि हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहेगी, वो रहेगी 2 दिसंबर 2025 की। 2 दिसंबर 2025 की डेट इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विशेष दूत हैं जो कि मिडिल ईस्ट में उनके काम करते हैं और शांति के प्रस्ताव लेकर वो जाते हैं। उनका नाम है स्टीव विटकॉफ। जी। स्टीव विटकॉफ जो है वो जेरेड कुशनर जो है वो ट्रंप साहब के दामाद हैं। जी हाँ आजकल दोनों मॉस्को में व्यक्ति है जो वो। हैं जी, तो 2 तारीख को ये मॉस्को में भेंट करते हैं क्रेमलिन में पुतिन साहब के साथ में। और 5 भेंट भी घंटे कोई की मिलनी 40-50 थी। मिनट या 1 घंटे की नहीं होती, 5 जी हाँ घंटे की भेंट होती है ये। जी जी तो 5 घंटे आखिर दोनों देशों ने क्या बात की, जबकि नेटो को और यूरोपियन यूनियन को दरकरार करके ये बात कर रहे थे। बिल्कुल तो यानी कि इस समय वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स जो है वो नई करवट ले रही है। अमेरिका जी। जो है वो मार्को रूबियो उस चेयर पे नहीं बैठ रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के एनवॉइस जो है वो क्रेमलिन में डायरेक्ट नेगोशिएट कर रहे हैं नेटो और यूरोपियन यूनियन को बाईपास करते हुए। पीस डील हो रही है यूक्रेन और रशिया के वॉर की। बाहर निकलने के बाद में पॉजिटिव होते हैं अमेरिकन, लेकिन रशियंस जो है अपना बड़ा केयरफुल स्टैंस लेके चलते हैं क्योंकि उनको 2 चीज से गुरेज है। एक तो है कि जो लैंड उन्होंने एनेक्स कर दिया उसको जी थोड़े जो से है इस चलती समय गाड़ी। देखने वाली है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है प्लीज कंटिन्यू। जा रही है उसके से भारत की इंटर जियोपॉलिटिक्स के पटल पर पूरी की पूरी रणनीति चल रही है। ये छोटा मोटा विजिट ना माने इसको कोई भी कि खाली आए हैं और मिलके चले जाएंगे, 30 घंटे के लिए आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, उसको उसी तरीके से वेटेज देने की आवश्यकता है। जी ओंकार जी। और उनके आने से पहले एनएसए अजीत डोभाल साहब की मॉस्को यात्रा और हमारे विदेश मंत्री की 2 बार मॉस्को की यात्रा, और ये दर्शाता है कि सारी तैयारियां पहले से कर ली गई हैं, जानकारी है कि क्या होने वाला है। जी उनका तो कनेक्शन कट गया है हमसे। तो भट्ट जी। साहब तैयारियां तो सारी हो चुकी हैं, सिर्फ एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, हैदराबाद हाउस में बैठ करके उन पर फाइनल टॉक्स करने की औपचारिकता है।
देखिए, कर्नल साहब ने अच्छी बात, जो जो इम्पोर्टेंट बात कही है उसको वो उसको पूरा विस्तार से नहीं कह पाए, जो है इंटरनेशनल सिग्नलिंग। अमेरिका में जो और ये हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से अधिक हो गया कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है और जो अमेरिकन जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है और विशेषकर चाइना भी है, वो इस बात से आशंकित है कि जो जो इंडिया का मिलिट्री और इकोनॉमिक उभार हो रहा है, द राइज ऑफ इंडिया एज ए मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यूएसए, यूरोप एंड चाइना। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, ये जो सिग्नलिंग है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात, अभी मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके बाद जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ इंडिया पे इम्पोज किया। 27 अगस्त को फिर उसको बढ़ाकर 25% और इम्पोज कर दिया, वो 50% टैरिफ हो गया। इस बीच जो है प्राइम मिनिस्टर जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भाग लेने चाइना गए थे, तियानजिन में। वहां पे उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हुई, प्लस जी जिनपिंग से भी हुई। और तो चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, यूक्रेन, इस पूरे अगर जो पूरे राउंड में आप देखिए, तो ये वार्ता ये विजिट बेहद महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। पहली तो पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान बुरी तरह घिरा हुआ है इस समय। उसके पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त गृह युद्ध की स्थिति है। जो जो उनके आर्मी चीफ थे, वो सिंदूर में पिटाई के बाद उनका प्रमोशन हो गया और वो फील्ड मार्शल हो गए। वो यही नहीं रुके, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 27 अमेंडमेंट हो गया और वो सुपर पावर हो गए। वो सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर हो गए, वो पाकिस्तान नेशनल असेंबली के ऊपर भी हो गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर लंदन भाग गए और अभी तक उनके एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। दूसरा है अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तान ने चूंकि इंडिया को वाया लाहौर और पेशावर एक्सेस नहीं दिया है, तो ये व्यापार ईरान के चाबहार पोर्ट से हो रहा है। अभी जो इजराइल में और ईरान का जो जो संघर्ष हुआ, आपको याद है जून में अमेरिका ने भी वहां पे अपने बॉम्बिंग की थी ईरान में। तो अब जो होने जा रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे दबाव डालने के लिए कि आप हमारा F-16 खरीदिए, आप हमारा F-35 खरीदिए, इंडिया ने कहा आपका एक कबाड़ है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये दबाव बनाया कि आप अपना डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर खोलिए, भारत ने मना कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने साफ मना कर दिया, पीएम ने यहां तक कह दिया कि मैं इसके परिणाम को भी भुगतने को तैयार हूं। तो अमेरिका ने जो है इंडिया के ऊपर पेनल्टी टैरिफ लगाया। तो अब जो है ये जो आज यात्रा हुई है, और आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जनवरी में प्रेसिडेंट बनते ही कहा था कि मैं 2 दिन में इजराइल गाजा वॉर को निपटा दूंगा और मैं रूस यूक्रेन वॉर को भी मैं मैं सुलटा दूंगा। अभी तक कुछ नहीं कर पाए वो। इस साल 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की लंबी बैठक हुई। उसके बाद उसमें ये डोनाल्ड ट्रंप इस बात को साफ जो है इंटरेस्टेड नजर आए कि ये यूरोप ने ये समझा कि अमेरिका ज्यादा रूस की ओर झुक रहा है, और ये बात सही भी है। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को साफ कर दिया है कि आप जो है ये समझौता, शांति समझौता मानिए, और आपके जितने क्षेत्र पर रूस ने कब्जा कर लिया है वो आप भूल जाइए, वो छोड़ दीजिए। और अब और जेलेंस्की ने भी जो है कई बार जो है फॉरेन लोकेशंस पर पीएम से मुलाकात की, पीएम मोदी से मिले हैं और उनसे इस मामले में मध्यस्थता करने की अपील की है। तो अब यूरोप जिस तरीके से बेचैन हुआ है, जैसा कर्नल साहब ने कहा कि अमेरिका ने यूरोप को, नेटो को बिल्कुल बाईपास कर दिया है और सीधे बात कर रहा है वो व्लादिमीर पुतिन से। यानी रूस जो अमेरिका है वो अपने इंटरनेशनल, अपने जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ऊपर रख रहा है। यूरोप के हित को उसने इग्नोर किया है। और अब ऐसी स्थिति में व्लादिमीर पुतिन का भारत आना, ये यूरोप के कोड़ में खाज है कि हमारी कोई पूछ ही नहीं है। उधर अमेरिका रशिया से सीधे डील कर रहा है और इधर इंडिया आ गया। यूरोप जो है, जिसने 500 साल दुनिया में राज किया है, कॉलोनियल पावर था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, पुर्तगाल था, स्पेन था, जर्मनी था, इन सब ने दुनिया पे राज किया है, एशिया पे, अफ्रीका पे, साउथ अमेरिका पे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पे।
तो अब ये जो सिग्नलिंग, ये जो आज का सिग्नल गया है, जिस तरीके से, जैसा कर्नल साहब ने कहा कि पीएम मोदी की गाड़ी में बैठ के पुतिन आए प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, पीएमओ तक, तो अब जो है यूरोप के लोग बड़ी आतुरता से देख रहे होंगे। और दुनिया के लिए इस यात्रा का केवल एक ही मतलब है, यूक्रेन वॉर। हमारे लिए अब इंडिया को S-400, S-500, Su-57 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट या न्यूक्लियर सबमरीन का लीज होना, ये सब तो डील बहुत लंबे समय से निगोशिएट हो रही है। एन सबमरीन का जो निगोशिएशन है लीज पे लेने का, ये डील लगभग $2 बिलियन की है, और इस पे 10 साल से निगोशिएशन चल रहे हैं, कॉस्ट को लेकर के और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को लेकर के। इस न्यूक्लियर सबमरीन के आ जाने से बहुत बड़ी चिंताएं बढ़ेंगी चाइना की, कि अब इंडियन नेवी की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो पूरे इंडियन ओशन एंड बियॉन्ड को कवर करेगी। चाइना जो है लगातार अपना दखल इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है, जो जो भारत की चिंता का विषय है। तो आज जो व्लादिमीर पुतिन से जो वार्ता होगी, वो उसमें बहुत बड़ा मुद्दा यूक्रेन वॉर भी है। और यूक्रेन वॉर से इंडिया का इंटरेस्ट ये जुड़ा हुआ है कि भारत जो है यूक्रेन से बहुत बड़ा फर्टिलाइजर का, खाद का आयातक है। और भारत जी में जी इस यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद खाद का संकट पैदा हुआ। हालांकि पिछले 10 सालों में भारत ने अपनी यूरिया, नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर की अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 80 लाख टन बढ़ाई है। उसके बावजूद भी भारत में लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। तो पुतिन से जो भारत के जो डिफेंस डील्स हैं वो तो होने ही होने हैं। अब एक नई बात अब ये होनी है कि यूएस और इंडिया और रशिया के बीच में जो बिजनेस पोटेंशियल है वो अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड है। जो जो व्यापार की संभावनाएं रशिया में है, इंडियन प्राइवेट सेक्टर की, माइनिंग सेक्टर में है, इंजीनियरिंग गुड्स में है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस में है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। तो अभी इंडियन प्राइवेट सेक्टर का जो दखल है वो अभी बहुत सीमित है रशिया में। प्लस जो लेबर एग्रीमेंट होना है कि इंडिया से करीब 20 लाख से के आसपास जो है जो स्किल्ड पर्सनल्स है, उनको लेबर कहना उचित नहीं होगा, दे विल बी क्वालिफाइड स्किल्ड पीपल। बस उसमें केवल एक बात को देखा जा रहा है कि कैसे लैंग्वेज बैरियर को हैंडल किया जाएगा। और भारत से बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल स्टडी कोर्सेज की स्टडी के लिए यूरोप और यूक्रेन और चाइना जाते हैं। अब रशिया कैन बी द न्यू डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग मेडिकल एजुकेशन। तो इस लिहाज जी से ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और कल का दिन महत्वपूर्ण होगा जब प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट पुतिन की डेलीगेशन लेवल बातचीत के बाद जो ज्वाइंट कम्युनिके इशू होता है, तब दुनिया की उस पर निगाह होगी कि क्या क्या इशू उस पर एड्रेस किए गए, और कैसे ये इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल संतुलन है, जो सत्ता का समीकरण है, जो पावर बैलेंस है, उसको ये कैसे इम्पैक्ट करने जा रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस समय इंडिया और यूएसए के बीच की जो ट्रेड टॉक्स, ट्रेड डील की जो वार्ताएं हैं वो जारी हैं। और इंडिया यूएसए की ट्रेड डील होने की उम्मीद थी कि ये नवंबर में हो जाएगी, अभी नहीं हुई है। तो अभी उम्मीद की जा रही है कि इस महीने हो जाएगी। तो ये यात्रा अगर एक स्पष्ट पावर एंड मिलिट्री सिग्नल अगर भेजने में सफल रहती है, तो इसका स्टेट टॉक्स पे भी असर पड़ेगा। और स्टेट जी टॉक्स यूएसए में इंडिया यूएसए के बीच में जो ट्रेड को लेकर के जो इस समय जो डेडलॉक है, उसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि 50% टैरिफ के कारण इंडिया से जो डॉलर का फ्लाइट है वो बहुत तेज हो गया है। और जितने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर अपना पैसा विड्रॉ किया है, जिसको कहते हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। उसके चलते रुपये का हो रहा है डेप्रिसिएशन, करीब रुपए ऐसे में 90 रुपए पे चल रहा है। तो ये अगर डील हो डोनाल्ड जाती है तो इंडिया रुपी स्टेबलाइज हो जाएगा। जी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया भर के देशों के साथ जो सलूक किया है, जो टैरिफ वॉर शुरू की, और खास तौर से
सर्वाधिक टैरिफ भारत पर लगा दिया, ब्राजील पर भी लगाया है। चाइना ने घुड़की दी तो वो घटा दिया, कुछ और समय सीमा दे दी। लेकिन उसके बाद जो कुछ भारत के साथ उन्होंने किया, उसकी चीन ने भी निंदा की, रूस ने भी निंदा की, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने तो उस समय ये भी कहा, जब एससीओ समिट में 31 अगस्त और 1 सितंबर को मिले थे प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन, तब उन्होंने कहा था कि चीन और भारत दो ऐसी सिविलाइजेशंस हैं, कंट्री हैं, जिनके साथ आप इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते, इस तरह की लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, आप उनको धमका नहीं सकते, जो अमेरिका कर रहा था। और हमने देखा था कि जब इन तीनों की तस्वीरें साथ साथ की आई थी और प्रधानमंत्री और पुतिन गाड़ी में बैठ कर के 45 मिनट तक बातचीत करते रहे थे, तो अमेरिका के पेट का पानी ढीला हुआ था। उस समय ट्रंप ने संबंध सुधारने के लिए कई प्रयास किए। जैसे जब आपकी दिवाली आई तो ग्रीटिंग्स उन्होंने दी, जब प्रधानमंत्री 75 साल के हुए तो फिर से उन्होंने कॉल किया। लेकिन उनकी जो बदजुबानी है, उनके जो झूठ हैं, वो जारी रहे, सीज फायर को लेकर के भी और तमाम दूसरी चीजों को लेकर के भी। अब नई दिल्ली का जो टूर है, दौरा है पुतिन साहब का, इसके बाद क्या स्थितियां परिस्थितियां होंगी व्हाइट हाउस और 7 लोक कल्याण मार्ग के बीच, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो संकेत और संदेश दे दिए हैं कि हम आपके बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारा एक्सपोर्ट करीब 12% 14% बढ़ गया है, वो कम नहीं हुआ है। तो ये संकेत और ये संदेश, और हमने मार्केट ढूंढ लिया है, जितना हम अमेरिका को भेजते थे उतना हम दूसरे देशों को भेजना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि जी, उन्होंने अमेरिका में भी बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं कि 20-25 साल में भारत को अपनी तरफ लाने की जो कवायद चल रही थी, उस पर पानी फेर दिया ट्रंप ने। इसके अलावा एक बात और हुई है। देखिए, ये मामला केवल व्यापार का नहीं है। ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ को वेपनाइज किया है, ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, इसका सीधा संदेश ये है कि वो अपने जो उसका आर्थिक बल है, जो उसका मिलिट्री बल है, जो उसकी सैन्य ताकत है, उसके बल पर वो पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पे चलाना चाहता है। भारत ने इस बात से मानने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी कह चुके हैं नरेंद्र माने सरेंडर, और डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया और तुरंत जो है सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। ये और आज वो राहुल गांधी को याद आ रहा है, करे मैं तो भारत पर बात करेंगे, उस पर भी बात मैं लीडर ऑपोजिशन हूँ और मुझको बुलाया नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ को वेपनाइज किया है और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो अपने ताकत के बल पर या अपने दबंगई के बल पर वो शर्तें मनवाना चाहते हैं। दुनिया में लगभग सभी देशों ने ट्रंप की शर्तें मान ली। यूरोप ने मान ली, वियतनाम ने मान ली, कोरिया ने मान ली, जापान ने मान ली, और साउथ अमेरिका ने भी मान ली है, ब्रिटेन ने भी मान ली है, यूरोपियन यूनियन ने भी मान ली है, केवल भारत ने नहीं मानी है। तो भारत आज ने नहीं ये मानी, जो चीन ने भी नहीं मानी, रूस ने भी नहीं मानी, ब्राजील ने भी नहीं मानी। नहीं, रूस को तो खैर जरूरत ही नहीं है। रूस की इकोनॉमी को यूक्रेन वॉर से सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि वो अब पूरी तरीके से डॉलर पे उसकी निर्भरता समाप्त हो गई है। रशियन इकोनॉमी इज द ओनली इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विच इज कंप्लीटली डी डॉलराइज्ड। डॉलर पे वहां कोई डॉलर में कोई वहां ट्रेड नहीं हो रहा है। तो ये जो जो यात्रा पुतिन की है, ये अमेरिका की ये जो दादागिरी है और ये जो अकड़ है कि हम दुनिया को अपनी शर्तों पे नचा सकते हैं, ये उसके लिए एक रिवफ है, उसको एक झटका है कि देखिए आपसे मुकाबला किया जा सकता है। तो ये जो है, और तो इसीलिए मैंने भी कहा कि जो इस समय इंडिया अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर वार्ता हो रही है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और चूंकि अमेरिका भी रशिया में और यूक्रेन में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहता है,
और वो चाहता है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुके और जो टेरिटरी यूक्रेन की रशिया ने कब्जा कर ली है उस पे यूक्रेन अपना दावा छोड़ दे। तो ये जो है और इस यात्रा के बाद यदि ये युद्ध शांत होने की स्थितियां स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं तो ये यूरोप के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये दुनिया में एक नए शक्ति संतुलन के उदय का संकेत होगा कि जिस यूरोप ने 500 साल पूरी दुनिया को घुमाया है अब उस शक्ति का अंत हो गया है। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले विदेश मंत्री जयशंकर गए थे यूरोप की यात्रा पर और शायद ब्रिटेन में या जर्मनी में उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, उससे पूरे यूरोप में तहलका मच गया था कि यूरोप ये समझता है कि उसकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। उनके एक स्टेटमेंट ने दुनिया को ये बता दिया था कि भारत नाम की एक नई शक्ति का अब उदय हो गया है और यूरोप अपनी मनमानी से बाज आए। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूरोप को उसकी औकात दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पास अपनी इंडिविजुअल पावर नहीं है, तुम्हें कलेक्टिव पावर हो, आपकी कोई अपनी सॉवरेंटी नहीं है, आपकी कलेक्टिव सॉवरेंटी है, वो है यूरोपियन यूनियन और वो है नेटो। और पुतिन ने भी यूरोप को ये बता दिया है कि अगर यूरोप को लगता है कि वो रूस से लड़ सकता है तो भाई लड़ ले। तो अब यूरोप को अब जो है जो चिंता ये हो रही है कि पिछले 4 सालों में उसने यूक्रेन का सपोर्ट किया, अरबों डॉलर के उसको हथियार का साजो सामान दिया और रूस से जो उसको सस्ते दामों पे जो गैस मिलती थी, जो क्रूड मिलता था, वो उसको मिलना बंद हुआ और उसने भयानक इन्फ्लेशन झेला और आज जो है गैस की दरें जो है 4 गुनी बढ़ गई हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अन्य देशों में बिजली जो है कई गुना महंगी हो गई है, उसके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। तो यूक्रेन वॉर में इतना कुछ त्याग करने के बाद उसको अमेरिका और इंडिया ने मिलकर के दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। ये यूरोप के लिए बहुत ज्यादा जो है उसके लिए ह्यूमिलेटिंग है ये कि इतनी बड़ी जिस वॉर में उसने इतना कुछ अपना दांव पे लगाया था वो वॉर सुलट रही है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। और पुतिन ने दिल्ली आकर के ये बता दिया है कि आपकी रशिया के सामने कोई औकात नहीं है और यूरोप में अब यूक्रेन में वही होगा जो हम चाहेंगे। हमारी शर्तों पर ये वॉर रुकेगी और शर्त यही है कि क्रीमिया पे 10 साल पहले हम कब्जा कर चुके हैं और इस वॉर में 4 सालों में जितनी भूमि पे कब्जा यूक्रेन की हमने किया है वो हम खाली करने वाले नहीं हैं, वो हमारी टेरिटरी है, बल्कि जो यूक्रेन छूट गया है बाकी हम वो भी लेके रहेंगे और यूरोप कुछ नहीं कर सकता, यूरोप असहाय है। तो यूरोप की ये चिंता अभी जो 3 दिन पहले निकली है, जो दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के एम्बेसडर ने एक लेख लिखा था और पुतिन को यूक्रेन वॉर के लिए उनकी आलोचना की थी और उनको याद दिलाया था कि आप दिल्ली आ रहे हैं, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो और जैसा मैंने बताया कि उसको जो है भारत सरकार ने इसका बहुत कड़ी आपत्ति जताई है और उनसे अपने जो है दायरे में रहने को कहा है और कहा है कि ये चीज स्वीकार नहीं की जा सकती, ये हमारे अंदरूनी मामलों में दखल है। तो ये यात्रा और इसमें होने वाले एग्रीमेंट्स और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है यूक्रेन वॉर पर, पूरी दुनिया इसके ऊपर बहुत बेसब्री से इसका इंतजार रहेगा। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जलवा दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मंचों पर भी, और जो बड़ी ताकतें हैं वो भी जिस तरीके से लालायित रहती हैं उनकी लीडरशिप के करीब आने और उनसे अपनी नजदीकी दिखाने को लेकर के, उससे तो ये 10 जनपद परिवार पता नहीं कब से किलसा हुआ है। जब 2013-14 में इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था तो तब के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा था कि ये तो कूप मंडूक है, ये गुजरात के बाहर क्या जानते हैं। मणिशंकर अय्यर ने तो बहुत उल्टी सीधी बातें कह दी थी तालकटोरा स्टेडियम के सामने बाहर निकल करके मीडिया से कि लिख लो 21वीं सदी में ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इनको चाय का खोखा खोलना है तो यहाँ जमीन दिलवा देंगे।
जो इनकी जलन है, जो ईर्ष्या है, वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया तो सबसे पहले कूद करके सामने आए थे राहुल गांधी। वो ये भी भूल गए थे कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए कि क्या आप लोगों को पता नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और अब वही राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जरा दर्शक भी सुने और आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर चाहिए। जी, इनकी आवाज नहीं आ रही है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। वो तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है, तो सरकार नहीं ये हिंदुस्तान को कितना रिप्रेजेंट करते हैं। लंदन में इन्होंने पहली क्या बात कहा तो था, अमेरिका में इन्होंने क्या कहा था, और यहाँ भी ये क्या तमाशा कर रहे हैं। जब पुतिन यात्रा पे आए हैं तो पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी इतना इररिस्पॉन्सिबल झूठ कैसे बोल सकते हैं। ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है ही नहीं कि भारत सरकार पुतिन को ये बताए कि उनको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। जिस देश का भी राष्ट्र अध्यक्ष भारत आ रहा है, उस देश का यहाँ पे एम्बेसी है, उस देश का यहाँ एम्बेसडर है, और उसको भारत के बारे में, भारत के पावर स्ट्रक्चर के बारे में, भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, भारत में जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की जो प्रैक्टिस, उसके बारे में पता है। और उसके आधार पर वो अपने देश को ब्रीफ करता है। और ये रशिया का काम है कि वो ये बताए भारत को कि वो यहाँ किनसे मिलना चाहते हैं। भारत सरकार का ये काम नहीं है कि वो पुतिन को ये बताएं कि आपको राहुल गांधी से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और ये बात तो बेहद गैर जिम्मेदार राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने कहा है कि आपको इनसे नहीं मिलना है। कोई भी ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है ही नहीं। और आज ही ये खबरें आ चुकी हैं कि करीब 5 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जब भारत आए थे, उनसे राहुल गांधी मिले थे। और जब शेख हसीना वाजिद आई थी 2023 में, तो उनसे सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल तीनों मिले थे। तो ये जो है हर जगह एक जो है विक्टिम कार्ड खेल करके और एक झूठ बोल करके और नेगेटिविटी फैला करके सनसनी पैदा करने की जो इनकी आदत है, वो यहाँ भी जारी है। और और इन्हें अब शायद एहसास हो रहा है कि वो भारत में तो इररिलेवेंट अब लगातार हो ही रहे हैं। इंटरनेशनल से में भी जो उनके अंकल बैठे हुए हैं, वो सैम पेट्रोडा, वो उनके पास जाते हैं और वहां बैठ के वो षड्यंत्र करते हैं, लेकिन उनका कोई इससे इंटरनेशनल उनका कोई स्टेचर नहीं है। अब आज उनको कहना पड़ रहा है कि केवल भारत सरकार भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती है, हम भी करते हैं। तो आज ये 11.5 साल बाद आपको क्यों याद आया? अब तक आप क्या कर रहे थे? आप अमेरिका में जाके इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं, और आज तो ये करते हैं आप। जो जो भी एंटी इंडिया ताकते हैं, इस्लामी जिहादी जो बैठे हुए हैं अमेरिका में, और जो पाकिस्तान समर्थित लोग हैं, आप जाके उनसे मिलते हैं। इल्हान उमर जो एक अमेरिकन सेनेटर है, सोमालिया वाली, और जो पाकिस्तान दौरे पे आती है और जिसने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगला, वो आपकी खास दोस्त है।
तो ये आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई आप? तो और ये आज आपको एहसास हो रहा है कि हमको पुतिन से मिलने को नहीं बुलाया। ये भी झूठ बोल रहे हैं कि आज जो स्टेट डिनर होगा उसमें एलओपी को ना बुलाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये राहुल गांधी को शायद एहसास हुआ होगा कि वो लगातार नरेंद्र मोदी को गाली बकते अपनी रेलेवेंस अपनी पसंदीदा खोते जा रहे हैं, तब उन्होंने इसको इशू बनाया है। लेकिन ये उनका कहना बिल्कुल गलत है कि भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई एडवाइस किसी देश को दी जाती होगी कि आप इनसे न मिलें। ये उस देश का काम है जो विजिटिंग डिग्नेटरी है, उसके देश का काम है कि वो भारत सरकार को बताए कि उसके प्रेफरेंस में कौन है, और स्टेट डिनर में किस किस को बुलाया जाएगा ये तो भारत सरकार ही तय करती है। भारत सरकार अगर डिनर होस्ट कर रही है तो उसका न्योता रशियन एम्बेसी की ओर से नहीं जाएगा, उसका इनविटेशन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से जाएगा। वो राहुल गांधी को गया होगा, ना गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, राष्ट्रपति भवन में कल है तो उसके लिए जाएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी आभार, आप जुटे। एक निवेदन ये है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।